हाँ, अभी आज हम पढ़ने वाले हैं भाई ऑक्टेट रूल, मतलब लुईस एंड कॉसेल ने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। शुरुआत तो पिछले वीडियो में ही हो गई है उसकी, कि लुईस एंड कॉसेल ने हमको बता दिया केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, व्हाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। अरे ये प्रश्नों के उत्तर तो लुईस और कॉसेल ने दे दिए। प्रॉब्लम, एक बात उन्होंने बताई जो मुझे अच्छी लगी, वो ये है कि काफी सारी हिस्ट्री है उसकी, बाद में कभी तुम पूछो तो मैं बताऊंगा, है ना। काफी स्टोरियां रहती है केमिस्ट्री में भी। तो उन्होंने एक बात बताई, भाई अगर तुमको मतलब कोई भी एटम को स्टेबल होना है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, ऑक्टेट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब कोई भी दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स, 2 और मोर एटम्स, व्हेन दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जब उन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया है, तो मुझे पता है, हमें पता है कि उसमें हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा उसमें हमने देखा बेरिलियम डाइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स थे, मगर फिर भी बेरिलियम और बोरॉन स्टेबल थे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर SF6, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, अरे इतने इलेक्ट्रॉन्स है फिर भी वो स्टेबल है। वो स्टेबल है मतलब हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स बट स्टिल स्टेबल। ये तो कुछ ऑक्टेट रूल से जमता नहीं है। अब ये साइंस में जो थियरीज वेरीज रहते हैं उसमें होता क्या है भाई, कि मैं रिसर्च करता हूं, मेरे मन में, सबके मन में प्रश्न है, हाँ किसी एक को उसका उत्तर मिलता है, जैसे कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये प्रश्न तो सबके मन में थे, सब साइंटिस्ट आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लुईस एंड कॉसेल को उसका आंसर मिला, उन्होंने बताया ऑक्टेट रूल। बट सब साइंटिस्ट जब वो ऑक्टेट रूल यूज करने लगे तब उनको समझा कि ऐसे भी कोई मॉलिक्यूल्स है, देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, या 8 से कम है इनकम्प्लीट ऑक्टेट हमने नाम दिया था, या 8 से ज्यादा है एक्सपांडेड ऑक्टेट। इनकम्प्लीट मतलब कैपेसिटी ऑफ ऑक्टेट इज 8 इलेक्ट्रॉन, हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट, कैपेसिटी ऑफ ऑक्टेट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, कैपेसिटी को एक्सपांड किया, इसके लिए एक्सपांडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल को मतलब लुईस एंड कॉसेल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस टू थिंग्स। बाकी साइंटिस्ट लोगों ने और भी कुछ चीजें ऑब्जर्व की जो लुईस एंड कॉसेल को पूछे गए, और उसमें से दूसरा नंबर है इंटरैक्टिंग फोर्सेस। इंटरैक्टिंग फोर्सेस। अब एक बात बताओ, ये ऑक्टेट रूल हमने पूरा अच्छा से पढ़ा, ऐसा मुझे लगता है तुमको समझा होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, है ना। आई होप यू एंजॉयड। गाइस एंजॉय भी करो, मजा आता है, साइंस में मजा आता है। तो इंटरएक्टिंग फोर्सेस, ये वर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये वर्ड ऑक्टेट रूल में आए ही नहीं। मतलब लुईस एंड कॉसेल ने वो दो चीजों के बारे में बताया ही नहीं है। अब देखते हैं इंटरएक्टिंग फोर्सेस क्यों आएंगे यहां पर, उनका रोल क्या है। सपोज ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज मैं उनको क्या कहूंगा मालूम है, बॉन्डिंग एटम्स। बॉन्डिंग एटम्स का मतलब क्या होता है, दे आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड। बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दे आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन so that they can stay together and live happily.
ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं। ओके, तो ये दो बॉन्डिंग एटम से, अब भाई बॉन्डिंग एटम से तो हमको पता है बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो या तो उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, या शेयर करना पड़ेगा। सपोज ये दो एटम, मैंने उनको नाम नहीं दिया है, तुमको समझ गया होगा, ऐसे एटम सिर्फ हाइड्रोजन के हो सकते हैं जिसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता नहीं। तो ये दो हाइड्रोजन एटम्स बोलो, ये दो एटम्स हैं, दे आर बॉन्डिंग, इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड, तो दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। कैसे नजदीक आएंगे? अपने आप चल के नहीं आएंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, एटमॉस्फेयर में होती है, तो वो एक दूसरे के नजदीक इनको लाएंगे। अब जब ये नजदीक आने लगेंगे तो आपको नहीं लगता ये दो न्यूक्लियाई, ये जो दो न्यूक्लियाई है विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड विल रिपेल, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों को चार्ज नेगेटिव है, मतलब यहां पर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया। चलो भाई मैं लिखता हूं ये दो एटम्स में दो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तुम मुझे बताओ अगर ये दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो ये नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। अगर दूर जाएंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर कर सकते? और नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये कंसीडर करे तो दुनिया में ऐसे कोई दो एटम्स नहीं है जो बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए। मगर ऐसी बात नहीं है, हमको पता है अराउंड अस millions and billions and trillions of atoms every moment they must be forming a bond and living happily। तो ये दो एटम्स क्यों बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे? एक पॉसिबिलिटी, हमने सिर्फ सिक्के का एक साइड देखा, वी हैव सीन वन साइड ऑफ द कॉइन, वी हैव नॉट सीन अदर साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये दोनों में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, तो यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया दो। एक गिन रहा हूं मैं, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो तुम बताओ मुझे, ये दो एटम्स नजदीक आएंगे, दे विल कम क्लोज और दे विल गो अवे? दे विल नाइदर कम क्लोज नॉर गो अवे, ना क्लोज आएंगे ना दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्शन और अट्रैक्शन सेम है बच्चों, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों का सेम है, तो ना नजदीक आएंगे नजदीक दूर जाएंगे। मगर हमको तो चाहिए, हमने तो उनको बॉन्डिंग एटम्स का, हमको तो चाहिए कि वो दोनों नजदीक आए, शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स, पेयर करे इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म द बॉन्ड एंड लिव हैप्पीली, हमको तो ये चाहिए। तो ये दोनों आते हैं, नजदीक आएंगे, शेयर करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्यों और कैसे? हमेशा ध्यान में रखो, ये इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिखता हूं और ये इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिखता हूं, ये दोनों का मतलब क्या हुआ? ये दोनों का मतलब हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को स्पिन अपोजिट है। अब स्पिन क्या होता है? स्पिन होता है रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। क्या होता है? रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है तुमको, घूम रहा है, हाँ, तो ये ऐसे घूम सकता है, ये उसका एक्सिस होगा, से जेड एक्सिस है, तो ये उसका रोटेशन होगा, हाँ? ये नीब को देखो, देखो कैसे घूम रही है, यहां पर घूम रही है, वैसे ये दूसरा स्पिन होगा, अपोजिट स्पिन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के दो ही स्पिन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और ध्यान में रखना, फिजिक्स में एक थियरी तुमने पढ़ी होगी या फिर पढ़ोगे, वो थियरी कहती है कि एनी पार्टिकल विद चार्ज, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसको चार्ज है, एनी पार्टिकल विद चार्ज व्हेन इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट पर्टिकुलर पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्कूल की बातें स्कूल में छोड़ना नहीं। वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या हुआ?
दो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो दो बोथ विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन. And electromagnetic field in the same direction will have force of repulsion. Electromagnetic field in the opposite direction will have force of, yes, attraction. तो ये दोनों का स्पिन अगर अपोजिट होगा तो ही ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. मतलब आपको नहीं लगता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो these two atoms will come close, they will share electrons, they will pair electrons, they will form the bond and live happily. जब लुईस एंड कॉसल को पूछा गया कि भाई साहब प्लीज बताओ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए और स्टेबल होने के लिए क्या एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन से होना जरूरी है. लुईस एंड कॉसल ने कहा हमको तो पता नहीं भाई, हमको तो सिर्फ एक ही चीज मालूम है, एटम्स को अगर स्टेबल होना है तो उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. बाकी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा ये उनका फेलियर है कि वो बता नहीं सकते हैं. दिस बिकेम देयर सेकंड फेलियर. इंटरैक्टिंग फोर्सेस. पहला क्या था? इनकम्प्लीट एक्सपांडेड ऑक्टेट. दूसरा क्या था? इंटरैक्टिंग फोर्सेस. ओके. अब और एक बात दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व की थी, वो मैं बता देता हूं. अगर दो बॉन्डिंग एटम्स है, उसका नाम है, थर्ड चीज जो ऑब्जर्व की थी उसका नाम है, मैं हेडिंग देता हूं उसका नाम एनर्जी चेंज. मतलब ये दो एटम्स है, हमेशा ध्यान में रखो एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी. एक सिंपल एग्जांपल दो, बताता हूं मैं. हाँ, दिन भर तुम कॉलेज में भाग रहे हो, फिर क्लास में जा रहे हो, फिर ट्यूशन में जा रहे हो, फिर खाने को टाइम नहीं मिला, मम्मी ने टिफिन दिया था वो भी खाया नहीं, शाम को सब वो क्लास ट्यूशन सब खत्म करके जब घर में आते हो थक गए हो उस दिन, उसी वक्त अरे खाने को टाइम नहीं मिला, मम्मी ने कहा कि एक काम करो जरा बेटा नीचे जाके थोड़ा सामान लेके आओ. आप क्या कहोगे? मम्मी प्लीज आई डोंट हैव एनर्जी. बट उसी वक्त इफ शी गिव्स यू सम कॉफी और टी, हॉट कॉफी, टी दिया, 2-4 बिस्कुट दिए, कुछ खाने के लिए, यू गो एट हायर एनर्जी लेवल, आप भाग के जाओगे और कुछ लेके आओगे. मतलब क्या हुआ? आपकी एनर्जी जब बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई. जब आपकी एनर्जी कम थी तो आप ज्यादा स्टेबल थे, दूसरे से ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे. वही चीज यहां पर लागू होती है भाई. ये दो एटम्स है, मैं वापस वो वर्ड यूज करूंगा, दे आर बॉन्डिंग एटम्स. मतलब क्या हुआ? इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड. सपोज इसकी एनर्जी मैंने फाइंड आउट की, इसकी एनर्जी मैंने फाइंड आउट की. सपोज दोनों की एनर्जी मिलके 10 किलो जूल्स है. कितनी है? 10 किलो जूल. तुम बताओ मुझे, ये दोनों ने बॉन्ड फॉर्म किया है? अभी नहीं किया. दे हैव नॉट फॉर्म्ड अ बॉन्ड. ओके. अभी व्हेन दिस टू एटम्स विल कम क्लोज, क्यों नजदीक आएंगे? व्हाई दे विल कम क्लोज? बिकॉज वो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो दे विल कम क्लोज. व्हेन दे कम क्लोज ये एनर्जी कम होती है, कम होती है. व्हेन दे कम क्लोज दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे विल पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉर्म द बॉन्ड एंड लिव हैप्पीली. अभी अगर मैंने ये दोनों की एनर्जी फाइंड आउट की तो मुझे मिलेगा इट इज 6 किलो जूल. ऐसे ही वैल्यूज दे रहा हूं मैं. तुम बोलो इधर बॉन्ड फॉर्म किया है क्या नहीं किया, इधर बॉन्ड फॉर्म किया है क्या नहीं किया है, यहां पर स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, यहां पर अनस्टेबल है और यहां पर स्टेबल है. जो साइंटिस्ट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया उन्होंने सोचा कि अरे यार और ये और एक कंडीशन हो गई एटम्स को स्टेबल होने के लिए. कौन सी कंडीशन है स्टेबल होने के लिए? कंडीशन ये है
कि अगर एटम्स को स्टेबल होना है तो उनको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, मतलब उनकी एनर्जी में चेंज आना जरूरी है। अगर इफ दे डोंट लूज एनर्जी एंड कम एट लोअर एनर्जी, दे विल बी ऑलवेज एट हायर एनर्जी एंड दे विल बी अनस्टेबल, दे विल नेवर बिकम स्टेबल। दैट क्यों? क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। ये एग्जांपल में देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया उन्होंने लुईस एंड कॉसल को पूछा होगा कि भाई लोग प्लीज बताओ, क्या एटम्स को स्टेबल होने के लिए जैसे इंटरएक्टिंग फोर्सेस की जरूरत है वैसे लॉस ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी चेंज की जरूरत है? लुईस एंड कॉसल ने वही कहा कि भाई हमको तो पता नहीं, अगर हमको तो एक ही चीज पता है, अगर एटम्स को इफ दे वांट टू बिकम स्टेबल दे मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। लुईस एंड कॉसल फेल हुए कि नहीं? हो गए। ये फेलियर वर्ड है ना, उसके बारे में मैं काफी नाराज रहता हूं। मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या है। तो भाई पहला लिमिटेशन है इनकम्प्लीट एक्सपांडेड ऑक्टेट, दूसरा लिमिटेशन है इंटरएक्टिंग फोर्सेस और तीसरा लिमिटेशन है एनर्जी चेंज। चौथा लिमिटेशन मैं बताऊं तुमको, ऑक्टेट रूल ने मतलब लुईस एंड कॉसल ने हमको बताया दो एटम्स नजदीक आएंगे तो दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म द बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लिव हैप्पीली। मगर ये नहीं बताया कि वो दो एटम्स जब नजदीक आके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे, उसका शेप क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड्स है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, शेप क्या होगा, है ना, बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी, लंबी होगी, शॉर्ट होगी। मतलब ऑक्टेट रूल थियरी में लुईस एंड कॉसल ने हमको ये नहीं बताया कि वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री। तो ये हो गया चौथा लिमिटेशन। पहला इनकम्प्लीट एक्सपांडेड ऑक्टेट, दूसरा इंटरएक्टिंग फोर्सेस, तीसरा एनर्जी चेंज एंड फोर्थ ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। लुईस एंड कॉसल की ऑक्टेट रूल थियरी ने ये चार चीजें बताई नहीं, और ये चार चीजों के लिए नए दो साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है हिटलर और लंडन। मैं हिटलर को हिटलर नहीं कहता हूं, मैं उसको प्रोनाउंस करता हूं हाइटलर। तो हाइटलर एंड लंडन, उन्होंने एक नई थियरी दी, उस थियरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी। और गाइस ये वैलेंस बॉन्ड थियरी समझने के पहले हमको थोड़ा सा ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल्स के बारे में जानना होगा। तो इसके बाद वाला वीडियो में वो डालूंगा, फिर हम वैलेंस बॉन्ड थियरी देखते हैं और वैलेंस बॉन्ड थियरी ये चीजों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो भी हम देखेंगे।